वेलकम टू फिज़िक्स अबॉर्ड। आज वेक्टर का तीसरा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने वेक्टर के रेजोल्यूशन पे छोड़ा था, वहाँ से सिर्फ रिकैपिटलाइज करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये हम लोगों ने देखा था कि 2 और 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे आप किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर पाते हैं और निकालते हैं। पहले हम लोग देखेंगे, रिकैपिटलाइज करेंगे। मान लीजिए कि 2 एक्सिस है एक्स एंड वाई, और उस फ्रेम से हमने किसी वेक्टर को उसके ओरिजिन से अटैच किया हुआ है। ठीक है, दिस इज ओ ए, एंड यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए एक्स एक्सिस पे और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए वाई एक्सिस पे इस टिप से। ठीक है, एंड नेमिंग कर दीजिए, दिस इज बी एंड दिस इज हाउ मच सी, दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई। सो आमने सामने भी इक्वल है, देयरफॉर ए वाई हो जाएगा। नेम दिस एंगल अल्फा एंड दिस इज बीटा। सो ए एक्स आप निकाल के देख चुके थे, ए कॉस अल्फा आया था एंड ए वाई आया था आपका ए कॉस बीटा। इसको कन्वर्ट भी कर सकते थे, क्यों? क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है दोनों एक्सिस, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा होता है। सो अगर आप यहाँ डाल दें कॉस 90 माइनस अल्फा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, सो जिस एक्सिस के साथ कोई गिवन एंगल अटैच है उसके अपोजिट वाले में उसी एंगल के साइन को यूज़ कर सकते हैं और सेम एंगल में कॉस को यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस फार्मूला को यूज़ करके आप आसानी से उसके मैग्नीट्यूड को भी निकाल लेते थे। दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड ए वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर एंगल आपको निकालना है तो tan के थ्रू जाए, जो एंगल निकालना है tan अल्फा, दैट इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, और आप जानते थे कि वेक्टर का यहाँ 2 कंपोनेंट है, तो उसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ आपको उसको लिखना होगा। देयरफॉर दिस इज ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे, एंड आप सभी जानते थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सो ये हमने जल्दी जल्दी आपको समराइज कर दिया। लेकिन एक केस ऐसा भी है जहाँ पर दिया हुआ वेक्टर जो है वो उसके साथ जो आपने फ्रेम अटैच किया है वो 90 डिग्री पे नहीं होगा। इफ अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो इस केस में आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और इसको ए मान लिया आपने। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन दैट केस दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें साइन रूल का यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले इसे एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो ए से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आप खींच लीजिए जो एक्स पर जाके कट करे, और ए से फिर से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो वाई पे जाके कट करे। सो अब इसकी नेमिंग कर दीजिए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, सो ये एक पैरेललोग्राम हो गया जिसमें ए सी एंड ओ बी पैरेलल हैं। देयरफॉर ये एक लाइन है जो उसको कट कर रही है ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज बीटा। सो ओ ए बी ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो अल्फा एंड बीटा इंटीरियर एंगल है और उसका एक्सटीरियर एंगल ए बी एक्स है। ये तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब एक एंगल तो यहाँ इंटीरियर में भी बन रहा है, ये वाला। ठीक है, इस अल्फा को यहाँ लिख लेते हैं। अब ये भी बन रहा है एक आपका, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्यों इतने के बराबर हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्यों हो जाएगा? ठीक है,
वो इसलिए हो जाएगा कि आप जानते हैं कि OBX एक स्ट्रेट लाइन है, तो OBX एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री होते हैं तो अगर एक अल्फा प्लस बीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये तो आपने एंगल्स वगैरह को निकाल लिया। अब इसके कंपोनेंट को भी लिख लीजिए, ये AX ये AY, देयरफॉर अपोजिट भी AY हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट को जब AY आप लिख लेंगे तो अब आप देखिए इसको यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ करने के लिए सिंपली आपको साइन रूल का यूज़ करना होता है। ठीक है, साइन रूल में क्या होता है कि गिवन एंगल और साइड के बीच में रिलेशन OAB, हम इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं फाई, इसको मान लेते हैं साई। ठीक है, अब आप इसको समझिए कि जो भी साइड लेंगे उसके अपोजिट वाले एंगल का साइन का रेशियो, देयरफॉर AB डिवाइडेड बाई AB ये साइड है, उसके अपोजिट ये वाला एंगल है साइन थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू OA ये वाला साइड है और उसके अपोजिट फाई है, देयरफॉर OA डिवाइडेड बाई साइन फाई। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच OB, उसके अपोजिट साई है, देयरफॉर OB डिवाइडेड बाई साइन साई। इसे कहते हैं साइन रूल। गिवन साइड एंड उसके अपोजिट के साइन के एंगल के, ठीक है, एंगल के साइन के रेशियो को इक्वल होना है। ठीक है, अब आइए हम इसे वाइप करते हैं और इसकी डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर एंगल जो एक्सिस के बीच है वो 90 डिग्री ना हो तब उस केस में, ठीक है, आइए उस फिगर को ध्यान से देखिए। सो वेक्टर A यानी जो OA लाइन पे है तो उसका मैग्नीट्यूड A और डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट में एंगल 180 माइनस अल्फा है। ठीक है, सो साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू AX, उसके अपोजिट देखिए सीधे सीधे साइन बीटा है, एंड AY उसके अपोजिट देखिए सीधे सीधे साइन अल्फा, अल्फा एंगल है उसका साइन। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि साइन ऑफ साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड ये कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ जाइए कि अब जो कंपोनेंट निकालना है उसको कैसे निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, A साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ AY को इसके साथ पेयरिंग कर लीजिए, AY इज इक्वल टू A साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पीछे जो कंपोनेंट को रेजोल्यूट कर रहे थे तो वहाँ पर सब कॉस के फॉर्म में था, तो यहाँ पर कॉस के फॉर्म में क्यों नहीं है। आइए उसको भी समझ लेते हैं कि अगर यही एंगल अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर होता, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, साइन 90 डिग्री कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता, और बीटा इज इक्वल टू कितना लिख लेते हैं यहाँ से साइन 90 माइनस अल्फा लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस अल्फा, अब दोनों तरफ साइन बीटा कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, साइन 90 माइनस अल्फा हो गया, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा। जहाँ जहाँ करना है चेंज कर लीजिए। आप देख लीजिए इस दोनों वैल्यू को अगर डाल देते हैं इसमें, ये वाले वैल्यू और इस वैल्यू को, तो AX बराबर फिर से आ गया A कॉस अल्फा। ठीक है, और AY बराबर कितना आ गया, A कॉस बीटा। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही प्रोसीजर है, और जब कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्री पर ना हो तो हम कैसे उसको
आसानी से उसके कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। सो ये हमारा 2 रिज़ल्ट आ गया कंपोनेंट को निकालने के लिए। ठीक है, अगर इसे हम याद रखते हैं, कुछ भूल भी अगर गया इधर उधर हो गया तो तुरंत इसको समझ लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री ना हो तो उस केस में हम उसके कंपोनेंट को कैसे निकाल सकते हैं। अब आइए 3 डायमेंशनल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमने देखा था कि उसके टिप को और उसके टेल को हमने कैसे यूज़ किया था। हमने टेल को उसके ओरिजिन पे रखा हुआ था और उसके बाद हम उसके तीनों डायमेंशन के बारे में बात कर रहे थे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में। क्या कर रहे थे कि अगर हमारा कोई वेक्टर ये है ए और उसको हमने अटैच किया हुआ 3 डायमेंशनल फ्रेम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ये हमारा z। ठीक है, तो आप क्या करते थे, इसे अल्फ़ा, इसे बीटा और इसको गामा आप मान लेते थे। ठीक है, और फिर आसानी से आप क्या लिख देते थे, ये ax, ये ay और az में। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसा सिस्टम है कि जिसमें सिर्फ आपने अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया और विजुअलाइज तो हम कर नहीं पा रहे हैं कि एंगल कैसे बन रहा है। ठीक है, तो हम उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। a cos अल्फ़ा ay इज इक्वल टू a cos बीटा एंड az इज इक्वल टू a cos गामा। ठीक है, और हम सभी जानते थे कि इनके भी मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, वो भी वहीं से आया था पाइथागोरस थ्योरम से ही। पिछले क्लास में हमने उसको करके दिखाया हुआ है, वो आप देख लेंगे उस पार्ट को जाकर। ठीक है, सो ये हमारा वो हो गया। और वेक्टर इसी को अगर हमको तीनों डायमेंशन में लिखना होता था तो डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ लिखने के बाद आप उसको तीनों को डायरेक्शन के साथ अटैच कर दिए और वो रिज़ल्ट आ जाता था। और ये हमारा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा वो कितने के बराबर हो जाता था, 1 के बराबर हो जाता था। लेकिन आपने क्या किया था, इसके टेल को ओरिजिन से अटैच किया हुआ था। ठीक है, ओरिजिन से अटैच किया हुआ था तो इसको आपने x y z या z माना हुआ था। लेकिन बहुत बार वेक्टर अटैच नहीं रहता है उसका टेल उसके ओरिजिन से। आइए देखते हैं। ठीक है, अब आप इसको एक फ्रेम में अटैच कर लीजिए। इस फ्रेम में अटैच कर रहे हैं, इसको x हम मानते हैं, इसको y और इसको z मानते हैं। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 एंड z1 लिया हुआ है। ठीक है, और इसका x2 y2 एंड z2। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे नहीं है, इसलिए 0 0 कैसे होगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, सो अब आइए इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। इस लाइन को आगे बढ़ाइए और इस लाइन को भी लेकर आइए नीचे तक। ठीक है, अब आप उसके कंपोनेंट को देखना चाहते हैं ना, तो कंपोनेंट को देखिए। पैरेलल लाइन ये लीजिए। ठीक है, और यहाँ से भी जो आपका z एक्सिस है उसके लाइन को पैरेलल लीजिए ऐसे। ठीक है, अब उसको अटैच कर दीजिए z एक्सिस के साथ, ये रहा। ठीक है, और यहाँ भी अटैच कर दीजिए z एक्सिस के साथ। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास कई सारे प्लेन मौजूद हैं। ठीक है, प्लेन मौजूद हैं। ये आपका 0 0 0 है, 0 0 0 ओरिजिन। दिस इज A एंड दिस इज B। और इसको भी अटैच कर लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक x1 ये वाला। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक x2 ये रहा। ठीक है, और ये कितना x1। ठीक है, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक z1। ठीक है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक z2 ये। ठीक है, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक y1 और ये पूरा y2।
आ जाइए। अब आप विजुअलाइज करके देख लीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा मानकर चलिए कि ये थोड़ा सा पैरेलल और हो जाए तो और सुंदर लगेगा, ठीक है। लीजिए हम इसको थोड़ा सा और पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी सुंदरता और थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। अब ये x2 ये x1, तो ये कितना बच गया ये आपका, ठीक है। ये जो अब आपका जो ax कंपोनेंट निकालते थे, यही तो आपका ax है, ये वाला, ठीक है। यही तो आपका az है, ठीक है। ये देखिए यही तो आपका ay है ये। सो ay क्यों है, क्योंकि ax लेंगे तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ay लेंगे तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, और az लेंगे तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। हम इसी वीडियो में करेंगे कैसे पोजीशन वेक्टर को डील करते हैं। बट आप देखिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपको पहले लगता था कि अरे ये कितना एंगल है, कौन से प्लेन में है, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए एक्जेक्ट प्लेन है, क्लियर आपको दिख रहा है। उसी तरह इधर वाला जो है वो एक्स वाई प्लेन है, सो क्लियर आपको विजुअलाइज कर सकते हैं। देयरफॉर ये ax हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये ay हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये az हो गया। सो अब यहाँ भी आप जब इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो दिस इज इक्वल टू axi, दिस इज ayj एंड दिस इज azk, ठीक है। सो ax के बदले में आपको यही लिखना होगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ठीक है। एंगल को जहाँ तक विजुअलाइज करने का तरीका है, आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे अगर इसको, और माइंड से सोच कर देखेंगे तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एंड अगर इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट कहीं किए हुए हैं तो दिस इज गामा, ठीक है। सो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके विजुअलाइजेशन पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। सो हमने दिखा दिया है कि ओरिजिन से अगर अलग होता है तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं, वो चीज़ हमने दिखाई है, ठीक है। अगर इसी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड में भी सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। अब उसी के वैल्यू को आप यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से करके जब ओरिजिन पे ना हो तब, अगर ओरिजिन पे होता तो x1, y1 एंड z1 सभी का वैल्यू 0 0 0 हो जाता। अगर वही टिप पीछे की तरफ ले आएंगे, और वही टिप जब पीछे की तरफ ले आएंगे ये सब 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x2, y2, z2, दैट मीन्स x, y, z। ओरिजिन को किसी चीज़ से घटा ले, 0 0 घटा ले, तो वही बात है, वही सेम चीज़ रह जाती है मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ भी 0 0 घटा लेंगे, फिर सब वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। मतलब अगर इफ़ x1, y1 एंड z1 इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, ये फिर से वहीं पर पहुँच जाएगा। कहाँ पर पहुँच जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। देख लीजिए जैसा पहले पहुंच रहा था वहीं तक फिर से हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब रेजोल्यूशन से थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने एक चीज़ बहुत सारी जगह पर देखा है कि वेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के चॉइसेस से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। कैसे, इसी चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे। फिर से मेरे स्टेटमेंट को समझिए, एनी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। आइए समझते हैं उसको कैसे ये
कोऑर्डिनेट एक्सिस के चॉइसेस से इंडिपेंडेंट होता है। देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर है, लीजिए पहले वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। ये वेक्टर है, वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए। अब आप क्या करते हैं, सीधे सीधे आप उससे ओरिजिन को अटैच कर लेते हैं, एक फ्रेम को अटैच कर लेते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। एंगल भी मान लेते हैं, इस बार हम एंगल थीटा मानते हैं, ठीक है। आपने एंगल भी मान लिया थीटा। सो जब कभी भी आप इसको ऐसे देखते हैं तो आप लिखते हैं सीधे सीधे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है। अगर इसको हम टिप से ये ले लेते हैं और टिप से ये ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखते हैं दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई एंड दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ही बोल रहा है, टॉपिक ही बोल रहा है कि वेक्टर इज इंडिपेंडेंट of the choice of coordinate, ठीक है। वेक्टर इज इंडिपेंडेंट, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब यही हमको देखना है कि अगर हम कोऑर्डिनेट शिफ्ट भी कर देते हैं तो क्या रिजल्ट हमारा इतना ही आएगा। आइए ट्राई करते हैं, शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा इस पूरे कोऑर्डिनेट को। लीजिए थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये लीजिए हमने इसको x डैश नाम दे दिया और थोड़ा सा परपेंडिकुलर इसको भी शिफ्ट कर दे रहे हैं, इसको नाम दे दिया y डैश, ठीक है। शिफ्ट कर गया थोड़ा सा, कितने एंगल से शिफ्ट किया है वो भी आप लिख लीजिए, फाई एंगल से शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। क्लियर है एकदम आपके माइंड में। अब ये जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो ऐसे आएगा और यहाँ से ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसा जाएगा, देखिए, ठीक है। इसके टिप पर दो परपेंडिकुलर आपने ले लिया, ठीक है। अब ये थीटा था पूरा एंगल, थोड़ा सा आपने शिफ्ट कर दिया है, तो अब ये कितना बन गया, ये एंगल बन गया टोटल एंगल माइनस द शिफ्टेड एंगल, दैट इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई, ठीक है। वेक्टर एज इट इज है, वहीं पे है, थोड़ा सा भी उसको हमने शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। अब आइए इस वेक्टर के रिजोल्यूशन को निकालिए। पहले हम ओल्ड वाले वेक्टर के लिए लिख रहे हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू लिख रहे हैं ए साइन थीटा, ठीक है। ये पुराने वाले वेक्टर के लिए ये एक्स, ये ए वाई। अब नए वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये ए एक्स डैश और ये वाला ए वाई डैश, ठीक है। सो अब ए एक्स डैश लिखना है हमें। सो उसका एंगल कितना है, थीटा माइनस फाई। आइए लिखिए पहले ए एक्स डैश, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड कॉस थीटा माइनस फाई। उसका एंगल सिर्फ थीटा नहीं है पुराने वाली की तरह, कितना है, थीटा माइनस फाई है। इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। ए कॉस का जो वो होता है दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको अगर ओपन कर लेते हैं, ओपन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कितने के बराबर है, ए एक्स के बराबर है। तो ये ए इससे मल्टीप्लाई हुआ, ए कॉस थीटा हुआ, ये ए एक्स कॉस फाई के बराबर हो गया, प्लस
ए साइन थीटा, ये वाला पैरेंथीस से ये वाला, सॉरी पैरेंथीस के बाहर ए जो है वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, ए साइन थीटा कितने के बराबर है, ए वाई के बराबर है, दैट इज इक्वल टू साइन ए वाई साइन फाई। ठीक है, ये पहला आपका आ गया ए एक्स डैश। ठीक है, अब आइए ए वाई निकालना है हमें, ए वाई भी निकाल लीजिए, ए वाई डैश, ए वाई तो निकाला हुआ है। ठीक है, अब ए वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए और एंगल तो थीटा माइनस फाई है तो उसके लिए साइन लेना पड़ेगा, थीटा माइनस फाई। इसको भी वैसे ही एक्सपेंड कर लीजिए, ए साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। फॉर्मूला सिर्फ हमने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा कितने के बराबर है, ए वाई के बराबर है, ए वाई कितने, कॉस फाई, और दूसरा क्या है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ए एक्स के बराबर है, देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू ए एक्स साइन फाई। अब आपके पास ए डैश एक्स आ गया, कितने के बराबर, ये रहा आपका ए डैश एक्स। ठीक है, और ये आ गया ए डैश वाई, ये इतने के बराबर। ठीक है, ये दो चीज़ आपके पास पहुंच गई, गिवन जो फिगर आपने शिफ्ट किया है कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा, उसके कारण पहुंच गई। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि चाहे आप जैसे भी शिफ्टिंग करें, जैसे भी शिफ्टिंग करेंगे तो रिजल्टेंट जो आप लिखेंगे, जो मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे अब नए वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस ए डैश वाई स्क्वायर। ठीक है, यही तो आपका है दोनों, कि कुछ अलग है नहीं, वही चीज़ है। सो अब इन वैल्यूज़ को यहाँ रख कर उसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, स्क्वायर जब करेंगे तो आप देख लीजिए, ये ए एक्स कॉस फाई यानी दो टर्म है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी को थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, बट हम ट्राई करते हैं यहीं पे। ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, ये कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2ax ay कॉस फाई साइन फाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा लेते हैं सो दैट कि यहाँ पर जगह कम है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये एक टर्म ax हमने क्लियर कर लिया है। अब दूसरा ए वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर माइनस है, बट a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस 2ax ay कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, अब आप देखिए कि ये प्लस और सॉरी ये माइनस और यहाँ पर ये प्लस, सेम अमाउंट है, सेम क्वांटिटी है, सो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी ए एक्स स्क्वायर है, दोनों को कॉमन ले लीजिए, देन ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई नॉट इक्वल टू कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, और ए वाई वाले टर्म को आप फिर से कॉमन ले लीजिए, तो ए वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई का एडिशन कितना होता है आपको मालूम ही है वो चीज़, के वो 1 के बराबर होता है। फाइनल रिजल्ट आ गया आपका, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब आप देखिए कि कहीं भी कोई फ़र्क पड़ा, आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस का शिफ्ट कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जस्ट जैसे था वैसे ही रह गया है, थोड़ी भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आई। ठीक है, सो क्या होता है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस के, लेकिन क्या उनका जो डायरेक्शन है वो भी इंडिपेंडेंट होता है।
नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, आप इसको समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस के चॉइसेस पे डिपेंड नहीं करता है उनका मैग्नीट्यूड। ये देखिए, ये ए डैश वहाँ भी वही इतना आया था, और यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वहाँ भी वही था, और यहाँ भी वही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है एंगल के शिफ्ट हो जाने से। मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन सेम। अब आइए थोड़ा सा डायरेक्शन की ज़रा सी बात कर लेते हैं, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं। वैसे बुक सब में इतना ही लिखा हुआ रहता है कि चॉइसेस पे डिपेंड नहीं करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, और हम लोग उसे मान लेते हैं। बट हमने सोचा कि क्यों नहीं नए लर्नर्स को ये चीज़ समझा दिया जाए कि नहीं, वो अगर है तो वैलिड तो है ही, बुक में लिखा हुआ है तो गलत नहीं होता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कहीं ना कहीं उसे हमें समझना होता है। सो हमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उतनी सारी चीज़ों को समझ लिया है। अब देखिए, ये अगर थोड़ा सा भी अगर आप लिखेंगे ए एक्स, तो वो कितना लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर ए डैश एक्स लिखेंगे तो ए कॉस थीटा माइनस फाई लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी टोटल एंगल में से शिफ्ट वाला एंगल चेंज हो रहा है। तो अगर आप लिखें किसी वेक्टर को उनके पूरे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा ए कॉस थीटा आई, ए साइन थीटा जे, पुराने वाले के हिसाब से, ठीक है। और नए वाले के हिसाब से अगर उसको लिखना है तो वो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस फाई आई प्लस ए साइन थीटा माइनस फाई जे, ठीक है। अब आप देखिए, एंगल तो चेंज हो गया है, सब्ट्रैक्ट हो गया है, पहले जितना तो है नहीं, तो क्या पहले जितना वैल्यू रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि वेक्टर का डायरेक्शन शिफ्ट करने से उनके वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। सो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट तक पहुंच गए। अब थोड़ी सी बातें और भी कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी बातें? हमने कहा था पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को कैसे डील करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पर्टिकुलर लाइन पर मूव कर रहा है, ठीक है, और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं ओनली 2 पॉइंट के बीच में उसका कुछ चर्चा करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी इसको हम किसी फ्रेम से अटैच करते हैं, और हमारे लिए ये फ्रेम अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपने लिया है। सो एक्स वाई ये हो गया। नाउ आप इसको अटैच कर लीजिए, दिस इज ओ, दिस इज ए। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है, और इसको भी अटैच कर लीजिए, दिस इज b, ठीक है। यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2, ठीक है। अब इनिशियल से फाइनल को भी अटैच कर लीजिए, ठीक है। ये आपका इनिशियल से फाइनल भी अटैच हो गया। लेट दिस इज आर ए, वेक्टर आर ए, दिस इज वेक्टर आर बी, ठीक है, एंड दिस इज आर ए बी, ठीक है। सो अब इसे आर ए बी को पढ़ते कैसे हैं उसको भी हम लोग डील करेंगे, लेकिन सिंपली आप आइए पाइथागोरस, सॉरी नॉट पाइथागोरस, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। सो आप आर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं? आर ए जो है वो x1 i प्लस y1 j लिखाएगा। उसी तरह आर बी क्या लिखाएगा? x2 i प्लस y2 j, ठीक है। ये कंपोनेंट के साथ जब आपने लिखा तो लिख लिया आपने उसका जो है, ठीक है। अब आइए, हाँ, आर ए किसके रेस्पेक्ट में है? ओ के रेस्पेक्ट में है, और आर बी किसके रेस्पेक्ट में है? वो भी ओ के रेस्पेक्ट में। ये ओरिजिन है, और पहले ही केस में हमने बता दिया था, जो वहाँ पर वेक्टर का रेजोल्यूशन निकाल रहे थे जो 3 डायमेंशनल, उसमें हमने वो लेकर दिखा दिया था। वीडियो में पीछे जाके उसे देख सकते हैं कि ओरिजिन के साथ वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करके पूरा नहीं लिखते हैं।
अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आइए देखते हैं। यहाँ पर आर ए वेक्टर आर ए प्लस आर ए बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वेक्टर आर बी। देयरफॉर आर ए बी इज इक्वल टू व्हाट, आर बी माइनस आर ए, ठीक है। अब इस आर ए बी को पढ़ते क्या है, ठीक है। सो आर ए बी नहीं, ये लिखने में यहाँ पर फिर से मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। जो फाइनल है उसको पहले लिखते हैं। फाइनल पहले क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है उससे इनिशियल पॉइंट को हम सबट्रैक्ट करते हैं। लेट अस सपोज कि हमें अपना एज कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ वो हमारा ओरिजिन है, ठीक है, वो इनिशियल पॉइंट है, और आज की डेट और ईयर के साथ से हम अपने डेट ऑफ बर्थ को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। देयरफॉर फाइनल माइनस इनिशियल, वो लिखने में बेसिक मिस्टेक हो गई थी मुझसे। सो यहाँ पर भी उसे करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज आर बी ए, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो आर बी ए, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज आर बी ए, कैसे पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर है ये, किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पॉइंट बी, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू पोजीशन ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ए और रिलेटिव टू ए और एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए। ये सब बहुत काम आने वाला है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये वाला नोटेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। सो अब इन वैल्यूज़ को रख लीजिए यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा, x2 माइनस ये x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। अब लाइक वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो लाइक वेक्टर का क्या मतलब, जिसके साथ जो पोजीशन वेक्टर अटैच है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर हम पूरा नहीं लिख के x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, ठीक है, लाइक वेक्टर। सो देयरफॉर ये क्या हो गया फाइनल रिजल्ट, आर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया पोजीशन वेक्टर को निकालने का। फिर से हमने वही मिस्टेक किया है, आर ए बी नहीं आर बी ए होगा ये, ठीक है, आर बी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए। सो पोजीशन वेक्टर में फाइनल माइनस इनिशियल, बस याद रखिएगा कि फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। वो बार बार जो ह्यूमन एरर है उसके कारण ये लिखा जा रहा है, ए पहले चूँकि ध्यान में रहता है इसलिए वो लिखा जा रहा है। सो ये पोजीशन वेक्टर निकालने का ये सिंपल तरीका है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ढेर सारी बुक इसे ऐसे भी लिखती है, आर बी ए इज इक्वल टू आर बी ओ, ठीक है, माइनस आर ए ओ वेक्टर। सो सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सिंपली आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है। सो ये हुआ पोजीशन वेक्टर की बात। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जब यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे थे तो सबट्रैक्ट कर रहे थे। इसका मतलब है कि वेक्टर, डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स ऐड और सबट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और सिर्फ ऐड और सबट्रैक्ट ही नहीं, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है डिफरेंट वेक्टर्स को। सो बस एक एग्जांपल के साथ ये करेंगे
और आज के इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, क्योंकि वीडियो अगर मल्टीप्लिकेशन भी लेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं कि दो अलग अलग वेक्टर है हमारे पास, कौन कौन दो अलग अलग वेक्टर हैं? लेट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर हम बी ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अब इस दोनों वेक्टर को हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हम क्या करते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं, a प्लस माइनस बी। देयरफॉर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और यहाँ बीच में प्लस माइनस का साइन दे देते हैं। दिस इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अब आप देखिए सिमिलर टाइप का वेक्टर आप एक साथ रखते हैं। ठीक है, सो ए एक्स आई प्लस माइनस बी एक्स आई। ठीक है, ध्यान रखना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिमिलर टाइप का वेक्टर ही होना चाहिए। सिमिलर में मैग्नीट्यूड उसका डिफरेंट हो सकता है बट डायरेक्शन सेम होने चाहिए। ठीक है ना, अगर उसमें ज़रा से भी आप गलती करते हैं समझ जाइए कि आपने बड़ा मिस्टेक कर लिया है। ठीक है, सो फिर से ये हो जाएगा बी वाई जे एंड ये हो जाएगा ए जेड के प्लस माइनस बी जेड के। ठीक है, सो अब ये सिंपली ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस माइनस बी वाई जे प्लस ए जेड प्लस माइनस बी जेड के। ठीक है, अब अगर जहां आपको प्लस लेने की ज़रूरत है प्लस ले लीजिए, जहां माइनस लेने की ज़रूरत है माइनस ले लीजिए, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है बट आपका डायरेक्शन बिल्कुल सेम होना चाहिए, उस रेस्पेक्ट में ये बिल्कुल लाइक होना चाहिए। अगर मानकर चलिए कि प्लस में सिर्फ लेते, अगर ये a प्लस बी होता तो सिंपली ये कितना हो जाता, ए एक्स प्लस बी एक्स आई, ये हो जाता ए वाई प्लस बी वाई जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड के। ध्यान दीजिए ये भी x के डायरेक्शन में, ये भी x के डायरेक्शन में, ये भी y के डायरेक्शन में, ये भी y के डायरेक्शन में, ये भी z के डायरेक्शन में, ये भी z के डायरेक्शन में। सो डायरेक्शन नहीं आपका डिफरेंट होना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्शन में होता तो सिंपली ये ए एक्स माइनस बी एक्स आई प्लस, ठीक है, ए वाई माइनस बी वाई जे प्लस ए जेड माइनस बी जेड के। ठीक है, सो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंट वेक्टर्स। ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, ये हमने ये निकाल लिया आपका। ठीक है, सो अब बच रहा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में दो स्पेशल रूल्स की बात करते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो उसको हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज का ये वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है, सो हमें दीजिए आज्ञा। मुझे ऐसी आशा है कि आपने एंजॉय किया, कर भी रहे हैं।
और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट और भी समझना हो वेक्टर से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।